साथियों नमस्कार, सुजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। सीटेट की हमारी क्लास चल रही है और सीटेट की आज की हमारी जो क्लास है क्लास नंबर 13 है और क्लास नंबर 13 में आज हम आकलन और मूल्यांकन पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो से आपको आकलन और मूल्यांकन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप कभी दोबारा नहीं भूलोगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथ ही नए हैं भाई, चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे शुरू मैं बात करूंगा आकलन की कि आखिर आकलन होता क्या है। आकलन जिसको असेसमेंट कहा जाता है, देखो भाई यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? आकलन एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक यह ज्ञात करता है कि अधिगम ठीक से हो पा रहा है या नहीं। अर्थात मान लीजिए मैं कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कक्षा में एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है और पढ़ाने के दौरान वह यह भी देख रहा होता है कि बच्चा ठीक से सीख पा रहा है कि नहीं। बच्चा जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, जिस पॉइंट को मैं बता रहा हूं, उसको सही तरीके से बच्चा ग्रहण कर पा रहा है कि नहीं। बच्चे किस तरीके से ग्रहण कर रहा है। जब इस तरह से बच्चे के सवालों को जब हम समझते हैं, या कहना चाहिए बच्चे के अधिगम के स्तर को जब हम जानते हैं, यही हमारा कहलाता है आकलन, ठीक है। अर्थात साथियों पढ़ाने के दौरान, और इसी को कहा जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब हम पढ़ाते पढ़ाते जब बच्चों का निरीक्षण करते हैं कि बच्चा ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं, ठीक से ध्यान दे पा रहा है कि नहीं, तो यही हमारा आकलन कहलाता है, ठीक है भाई। अर्थात आकलन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखो अब इसको दिमाग में कैसे बैठाना है, तो देख लो भाई। आकलन क्या भाई? आकलन। अब उसका आकलन कर रहे हैं, ठीक है। आकलन कर रहे हैं मतलब वो ठीक से कर पा रहा है कि नहीं, उसका आकलन कर रहे हैं। तो आकलन यह है कि आप उसका आकलन कर रहे हो और प्रतिदिन आप पढ़ा रहे हो। पढ़ाते पढ़ाते जब आप बच्चों का निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं, तो यही हमारा असेसमेंट या आकलन कहलाता है, ठीक है। चलिए आकलन के उद्देश्य की बात कर ले कि आकलन के क्या उद्देश्य होते हैं, अर्थात आकलन क्यों जरूरी है, ठीक है। आकलन से क्या चीजें होता है। देखिए सबसे पहला उद्देश्य है आकलन का, वो है निदानात्मक उद्देश्य। अब निदानात्मक उद्देश्य कैसे होगा भाई? देखो बच्चा मान लीजिए, जैसे हमने बच्चा को मान लीजिए यहां पर जोड़ना सिखाया। क्या सिखाया भाई? जोड़ना सिखाया। अब बच्चा क्या किया? जोड़ना नहीं सीख पाया, है ना। तो हमारा उद्देश्य क्या होगा? उस समस्या का क्या करना? निदान करना, है ना। एज टीचर हमारा क्या उद्देश्य होगा कि इस समस्या अर्थात ये जोड़ने में उनको समस्या आ रही है, उस समस्या का निदान करना, ये भी क्या है? आकलन का उद्देश्य। अब हमने अभी बताया कि पढ़ाने के दौरान हमको पता चला ना, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, तो पढ़ाने के दौरान हमको पता चला कि 10 बच्चों में 6 बच्चे सीखे और 4 बच्चे नहीं सीख पाए, ठीक है। अब ये जो 4 बच्चे हैं उनको हम निदानात्मक कहना चाहिए तैयारी करवाएंगे। उनका जो समस्या है उसको अब समाधान करेंगे, अर्थात वो कैसे नहीं सीख पाया, क्या कारण रही कि नहीं सीख पाया। तो इस तरह से हम उनका निदानात्मक उद्देश्य भी जो है आकलन में शामिल होता है, ठीक है भाई। दूसरा आता है, देखो इसमें शिक्षण अधिगम में सुधार लाना। क्या भाई? शिक्षण अधिगम में सुधार लाना। अब देखो शिक्षण अधिगम में, जैसे अभी मैंने कहा जोड़ना के रूप में आपको एग्जांपल दिया, बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, बच्चे उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो अब क्या करता है, हमने उसी के दौरान अर्थात पढ़ाने के ही दौरान हमने जान लिया कि बच्चा जोड़ना नहीं कर पा रहा है। ये 4 बच्चे हैं जिसको जोड़ना नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इन 4 बच्चों को जो है उनके जो अधिगम में क्या कठिनाइयां आ रही है, उनके उसी कठिनाइयों को हम क्या करते हैं भाई, अधिगम के माध्यम से अर्थात नए तरीके से उनका डायग्नोस करके उनके अधिगम के माध्यम से जब हम सुधार लाते हैं
और उनकी जो भी कठिनाइयां हैं, तीसरा पॉइंट भी उसी से जुड़ा हुआ है ना, कोरिलेट। अधिगम के संबंध में जो भी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को फिर हम क्या करते हैं, दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आकलन से न सिर्फ उनकी प्रॉब्लम्स का पता चलता है, बल्कि उनके प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करके, उनकी कठिनाइयों को जान करके उचित समाधान भी जो है हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये है साथियों आकलन का उद्देश्य, अर्थात जो आकलन है क्यों जरूरी है, तो बच्चों की अधिगम के संबंध में उनकी कमियां हैं, उनको पता करना, उनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, ये बात जानना, साथ ही साथ उनको कैसे निदान किया जाए, वही है डायग्नोस, जिसको सुधार है ना, और इनमें कठिनाइयों को भी हम जान सकते हैं। ठीक है, ये आकलन का उद्देश्य हो गया। देखिए चीजों को समझिए ना, आकलन मतलब निरंतर चल रही है, तो उसी समय उनकी समस्या का समाधान हो जानी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये है हमारा आकलन। अब हम बात कर लेंगे आकलन के उद्देश्य के बाद आकलन के प्रकार की। देखो आकलन कितने प्रकार के होते हैं। जब बात आती है मेरे दोस्तों आकलन की, तो आकलन को दो प्रकार से यहां पर हम बांटते हैं। अब देखो आकलन के ये जो दो प्रकार हैं, तो कौन कौन से आकलन हैं, तो देखिए पहला है आपका रचनात्मक आकलन, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा आकलन है योगात्मक आकलन, और इस योगात्मक आकलन को समेटिव असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों आकलन को, रचनात्मक और योगात्मक को हम जानेंगे। देखिए आप तैयारी कर रहे हो सीटेट की, और याद रखना सीटेट में शुद्ध हिंदी में पूछा जाता है साथियों, तो रचनात्मक और योगात्मक के रूप में याद रखें। फॉर्मेटिव और असेसमेंट, समेटिव को तो याद आपको रखना ही है, आप इंग्लिश में जाएंगे ना तो ये मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि दो लैंग्वेज में लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलो रचनात्मक आकलन की मैं बात कर लूं। आखिर ये जो रचनात्मक आकलन, तो देखिए मतलब ये जो रचनात्मक आकलन है प्रतिदिन इसमें लिया, प्रतिदिन का मतलब कभी भी इसको लिया जा सकता है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। अभी पढ़ाएं, हम अभी बच्चे के बारे में जान सकते हैं कि वो बच्चों ने कितना सीखा, क्या सीखा, कितनी कमी रह गई, है ना, तुरंत जब हम उसका पता लगा सके, या अर्थात इसका कोई डेट, इसका टाइम पीरियड नहीं होता इसका आपका रचनात्मक आकलन का। लेकिन बात जब आती है योगात्मक की, ठीक भाई, तो ये होता है समेटिव असेसमेंट। तो साल में एक बार दो बार, जैसे तिमाही परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, तो ये समेटिव आकलन में आता है। अर्थात 2 महीना 3 महीना में हम उसको पता करते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा, है ना, क्या चीज सीखा, तो ये हमारा क्या कहलाता है, समेटिव आकलन कहलाता है। तो ये है रचनात्मक और योगात्मक। रचनात्मक जिसको हम पढ़ाने के दौरान भी कर सकते हैं, और योगात्मक जिसको साल में 2-3 बार ही किया जाता है टाइम पीरियड में। ठीक है, रचनात्मक और योगात्मक आकलन। ठीक है, अब यहां पर देखो अगला पॉइंट है आकलन के तरीके, और कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम आकलन कर सकते हैं। ठीक है, आकलन की तरीके की मैं बात करूं तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग। बात करूं मैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग की, देखो अब चूंकि जब आप इंग्लिश ग्रामर में आते हो तो आपको पता होता है कि ऑफ मतलब क्या होता है, का। ठीक है, क्या होता है भाई, का, और इसके लिए होता है के लिए, फॉर मतलब क्या होता है, के लिए। तो ये दो चीज आपको पता हो गया। असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो सीखने का मूल्यांकन, और असेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थात सीखने के लिए मूल्यांकन। समझ रहे हैं ना, सीखने का मूल्यांकन जब कहें तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा, सीखने के लिए मूल्यांकन कहेंगे तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, अर्थात सीखने का असेसमेंट ऑफ हो जाएगा और सीखने के लिए तो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो आपका आकलन के तरीके हैं। अब यहां पर एक चीज और आ रहा है, देखो कौन सा फॉर्मेटिव में आएगा और कौन सा समेटिव में आएगा, इसको भी मैं आपको बता रहा हूं। ये भी इजी है भाई। देखो चूंकि आप जान गए असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट
फॉर लर्निंग। यहां पर नीचे वाले को पहले देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग यहां दिख रहा है ना, फॉर मतलब फॉर्मेटिव, याद रखना यही बन जाएगा फॉर्मेटिव। क्या हो जाएगा भाई? फॉर्मेटिव। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो फॉर्मेटिव है, अर्थात जब साल में 2-3 बार जब आप मूल्यांकन कर रहे हो तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, और जब आप साल में देखो प्रतिदिन या मूल्यांकन कर रहे हो ना, इसको थोड़ा कंफ्यूजन हो गए थे। देखो असेसमेंट फॉर लर्निंग, अब फॉर्मेटिव मतलब प्रतिदिन जब आप इसका मूल्यांकन करते हो तो यहां से आपको समझना है फॉर्मेटिव के रूप में असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब ऑफ लर्निंग मतलब ये है समेटिव, और समेटिव जब आप साल में जब आप मूल्यांकन करते हो ना 2 बार 3 बार तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आ जाता है। तो फॉर से फॉर्मेटिव और आप से फिर ये समेटिव में आ जाएगा। तो इस तरह से ये आकलन है साथियों, जिसमें आज हमने आकलन में देखिए ये चीज देखा कि आकलन क्या होता है, इनके क्या उद्देश्य हैं और आकलन के कितने प्रकार होते हैं और इनके आकलन के तरीके। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन कि आखिर ये मूल्यांकन क्या होता है। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन क्या होता है। तो देखिए मूल्यांकन जिसको इवोल्यूशन कहा जाता है, तो मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है। देखिए हमने अभी जब आकलन को देखा तो आकलन क्या है? एक रचनात्मक प्रक्रिया है, और रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है भाई? प्रतिदिन मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए आकलन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मैंने बताया, और अभी मैं जो बता रहा हूं वो है मूल्यांकन। और मूल्यांकन जो है एक योगात्मक प्रक्रिया है साथियों। और योगात्मक प्रक्रिया मतलब क्या है? समेटिव मूल्यांकन। अब समेटिव मूल्यांकन मतलब साल में 1-2 बार ही इसका जो है मूल्यांकन किया जाता है। ये नाम से ही यही से इसी एक लाइन से जो है आपका मूल्यांकन समझ में आ जाता है। याद रखना इस बात को, मूल्यांकन मतलब साल में 2-3 बार ही किया जाता है, जबकि आकलन प्रतिदिन चलने वाली प्रक्रिया है। कभी भूलना मत भाई, ठीक है। अब देखो यह पाठ्यक्रम की समाप्ति पर बच्चों की उपलब्धि ज्ञात की जाती है। देखो पाठ्यक्रम समाप्त होता है, जैसे तिमाही परीक्षा हो गया। अब जैसे सिलेबस दिया गया है कि इतने पाठ तक पढ़ाना है 3 माह में, है ना। अब 3 माह में उतना पाठ पढ़ा लिया, उसका जो है एक साथ मूल्यांकन होता है, तो वो समेटिव हो गया। अर्धवार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन होगा तो वो हो गया। तो ये सभी क्या है? इसी मूल्यांकन में किया जाता है। अब देखो यहाँ पर चूंकि 2 महीने 3 महीने में एक बार अर्थात तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक के रूप में इनका मूल्यांकन हो रहा है, तो उसमें नंबर दिए जाते हैं, ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। इसलिए क्या है? मूल्यांकन जो है यह पाठ्यक्रम के समाप्ति के बाद जो है बच्चों की उपलब्धि जानने के लिए किया गया या फिर एक टेस्ट है। ठीक है, अर्थात यह एक योगात्मक प्रक्रिया है मूल्यांकन, जो कि साल के अंत में या फिर पाठ्यक्रम की समाप्ति, साल के अंत नहीं बोलेंगे वो गलत हो जाएगा, है ना। पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद बच्चों की उपलब्धि जानने के लिए किया गया जो टेस्ट है वह मूल्यांकन कहलाता है। और मूल्यांकन में अंक या ग्रेड के आधार पर बच्चों का टेस्ट किया जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। आगे बात करेंगे मूल्यांकन के उद्देश्य की, कि आखिर मूल्यांकन के पीछे क्या उद्देश्य है। तो देखो अंकों या ग्रेडों से के माध्यम से बच्चों को उपलब्धि बताना, अर्थात बेटा तो साल भर पढ़े, इसकी 3 महीना पढ़े तो अत्ते का नंबर के तहत पास है ना, इतने का तो तैयारी। अर्थात अंक या ग्रेड के माध्यम से बच्चों की उपलब्धि को जब हम पता लगाते हैं या बताते हैं, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड इसको बोलते हैं ना। तो रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जब हम बताते हैं बच्चों की उपलब्धि को, तो वही क्या कहलाता है भाई? हमारा ये जो मूल्यांकन है कहलाता है। और यही मूल्यांकन का उद्देश्य है, अर्थात बच्चों को उपलब्धि बताना। और ये उपलब्धि है आप रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से बताना। इसलिए अब देखना, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। अब क्या होता है, जो बच्चा पेपर देता है ना, जब फाइनल रिपोर्ट आता है उनका लास्ट में एनुअल एग्जाम के बाद में, तो उसमें जो तिमाही परीक्षा का भी नंबर जुड़ा रहेगा, अर्धवार्षिक का भी जुड़ा रहेगा और वार्षिक का भी जुड़ा होता है। सभी चीजें उनमें इंक्लूडेड रहती है। ठीक है, चलो आगे बात करें। जब बात आती है आकलन और मूल्यांकन में, तो एक शब्द हमारे पास आता है, बार बार आता है, वो है सतत और
व्यापक मूल्यांकन। तो साथियों ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन आखिर होता क्या है और इसको शॉर्ट में CCE के नाम से जाना जाता है। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं CCE। देखो CCE क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में CCE लाया गया था। ठीक है, इस CCE में मूल्यांकन के दो पहलू को जोड़ा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन के दो पहलू को जोड़ा गया था। और ये कौन कौन से दो पहलू थी भाई? तो देखो, एक था आपका शैक्षणिक क्षेत्र और एक था आपका साथियों गैर शैक्षणिक क्षेत्र। ठीक है, शैक्षणिक क्षेत्र और गैर शैक्षणिक क्षेत्र, इन दोनों को भी मैं डिटेल में बता रहा हूं ना। शैक्षणिक क्षेत्र को पहले जानो। देखो, शैक्षणिक मूल्यांकन और गैर शैक्षणिक, इसको संज्ञानात्मक और इसको सह संज्ञानात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। देखो, शैक्षणिक या संज्ञानात्मक और शैक्षणिक मतलब शिक्षा, बुद्धि, ज्ञान, तर्क पर आधारित, संज्ञान पर आधारित, अर्थात कुछ ऐसे कार्य जो कि दिमाग से जुड़ा हो। अर्थात इसमें पढ़ाई लिखाई का जब हम मूल्यांकन करते हैं ना, तो वो आपका शैक्षणिक मूल्यांकन आता है। इसमें अंक दिया जाता है रिपोर्ट कार्ड में। ठीक है भाई, अर्थात जो ACC का आता है ना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, क्या कहता है? दोनों क्षेत्र को आपको अंक देना है। जरूरी है क्या कि बच्चा शैक्षणिक में अच्छा हो तो इसमें भी अच्छा हो? जरूरी नहीं है, है ना। तो वो पढ़ाई लिखाई में उनका तो मूल्यांकन होगा ही साथ गैर शैक्षणिक, और इसको सह संज्ञानात्मक कहते हैं। अब देखो, ये जो सह संज्ञानात्मक है ना साथियों, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सह संज्ञानात्मक में आपका खेल कूद आएगा, आपका पेंटिंग आएगा, आपका डांसिंग आएगा, है ना, आपका सिंगिंग आएगा, एंटरटेनमेंट आएगा। तब अन्य जो योग्यता, खेलना, जैसे कई बच्चों का क्या है भाई, खेलने में रुचि रहता है, कई बच्चों को सिंगिंग करने में रुचि रहता है, कई बच्चे पेंटिंग करना चाहते हैं, कोई अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है, मतलब उसका झुकाव उसी क्षेत्र में है ना। तो फिर ये क्षेत्र जो है गैर शैक्षणिक या सह संज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणी में आता है। और आजकल यही चीज हो रहा है दोस्तों, जो पढ़ता लिखता है, अधिकारी बन गया, जो भी बन गया, है ना, सब कोई नहीं बनता। और खैर इसमें भी सब कोई नहीं बनता, लेकिन शैक्षणिक क्षेत्रों से ज्यादा पॉपुलैरिटी गैर शैक्षणिक क्षेत्रों में मिल रहा है। आप अच्छा सिंगर बन जाओ, पूरा दुनिया आपको जानेगा। एक अधिकारी बन जाओ तो आपको कौन जानेगा? एक लिमिटेड एरिया, जैसे जिला कलेक्टर बनोगे आप, एक जिला के कलेक्टर हैं तो उस जिले के लोग आपको जानेंगे, है ना। लेकिन जब आप एक सिंगर बनोगे आपको पूरा देश जानेगा। जब आप एक कहना चाहिए कुछ भी, जैसे एक खिलाड़ी बन गए जैसे सचिन तेंदुलकर, पूरा देश जानेगा, विदेश तक जानता है ना भाई। एक एक्टर बन गए आप तो भी आपको पूरा देश विदेश जानता है। तो सह शैक्षणिक क्षेत्र ज्यादा कहना चाहिए विस्तार है, प्रसिद्धि इसमें भी आजकल मिल रही है। इसलिए जो CCE है, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दोनों क्षेत्रों की बात करता है। क्लियर है भाई, यहां तक समझ में आ गया। आगे बात करेंगे हम इसमें रचनात्मक जो ग्रेडिंग पैमाना है। आप देखो, बच्चों को जो अंक दिए जाते हैं, कितने ग्रेड कितना, ये आपका CG टेट में आया हुआ था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी रखा हुआ है। इसके अंदर का है तो CTET में भी आ सकता है भाई, है ना। देखो, ग्रेडिंग पैमाना है 91 से 100, मैक्सिमम 100 अंक के आधार पर मैं बता रहा हूं। तो 91 से 100 अंक अगर आ जाता है तो A1 ग्रेड में उसको रखा जाता है। 81 से 90 में आता है तो A2 ग्रेड में रखा जाता है। 71 से 80 में जाता है तो B1 ग्रेड उसको हम देते हैं। 61 से 70 में जाता है तो B2 ग्रेड उसको दिया जाता है। इसी तरह से यदि 51 से 60 नंबर आता है तो वो C1 ग्रेड में आता है, और यदि 41 से 50 के बीच में है C2 ग्रेड रहेगा, और 33 से 40 है तो उनको D ग्रेड दिया जाता है। तो इस तरह से ये ग्रेडिंग पैमाना है जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है साथियों, इसी के साथ आकलन और मूल्यांकन की ये जो टॉपिक है हम समाप्त करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। मैंने कोशिश किया कि आकलन और मूल्यांकन को बेहतर तरीके से समझाऊं। मोटी मोटा जाते समय देखिए, मैं 2 लाइन में और इसको बोलूंगा। जो आकलन है, आकलन क्या है भाई? आपका रचनात्मक है, अर्थात प्रतिदिन पढ़ाने के दौरान, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कराने के दौरान ही जब बच्चों का हम कहना चाहिए उपलब्धि चेक करते जाते हैं, रोज चेक करते हैं,
तो वो हमारा आकलन है। और जो मूल्यांकन है योगात्मक प्रक्रिया है, अर्थात ये साल में 2-3 बार ही इसका टेस्ट किया जाता है। तो आकलन और मूल्यांकन को जिंदगी में मत भूलना भाई। मैं जो भी तरीका बताया हूं, कोशिश किया हूं कि मैं बेहतर तरीके से आपको इस टॉपिक को बताऊं। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।